महाराज विश्वनाथ सिंह बहुत सख्त इंसान थे। वो जो भी ठान लेते थे वही करते थे। उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम नंदिनी और छोटी बेटी का नाम कावेरी था। वो चाहते थे कि नंदिनी और कावेरी की शादी एक ही मंडप में हो। इसीलिए एक दिन उन्होंने नंदिनी की शादी उदयपुर के राजघराने के बड़े बेटे रमन सिंह राजपूत से तय कर दी और अपनी छोटी बेटी कावेरी की शादी रमन सिंह राजपूत के छोटे भाई तपन सिंह राजपूत से तय कर दी। तपन बहुत बड़ा जुआरी और शराबी था। उसमें और भी बहुत से ऐब थे, लेकिन इस बात से महाराज विश्वनाथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको बस अपनी शान की परवाह थी। वो चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियों की शादी शाही खानदान में हो। नंदिनी को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिता की हर बात मानती थी और उसे रमन पसंद भी था। पर कावेरी अपने साथ पढ़ने वाले सुमेर राजपूत से प्यार करती थी। सुमेर के पास महाराज विश्वनाथ सिंह जितनी धन दौलत नहीं थी, पर फिर भी उसके पास इतनी दौलत तो थी कि वो कावेरी को एक खुशहाल जीवन दे सके। नंदिनी अपनी छोटी बहन कावेरी को बहुत प्यार करती थी। वो कावेरी से 3 साल बड़ी थी। कावेरी जब 6 महीने की थी तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था और नंदिनी ने ही कावेरी को पाल पोस कर बड़ा किया था। नंदिनी को कावेरी और सुमेर के बारे में सब पता था। शादी की रात कावेरी अपने कमरे में लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी, लेकिन वो बहुत उदास थी। अपने पिता की बात मानकर वो शादी करने के लिए तैयार तो हो गई थी, पर वो इस शादी से खुश नहीं थी। कावेरी सजी धजी सोचों में घिरी हुई थी कि नंदिनी उसके कमरे में आई। नंदिनी भी शादी का लाल जोड़ा पहनकर तैयार हो गई थी और वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। नंदिनी कावेरी के पास आई। कावेरी को दुल्हन के रूप में देखकर वो भावुक हो गई, क्योंकि आज उसकी बहन दुल्हन जो बनी थी। कावेरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी उसकी आंखों में देखकर बोली, कावेरी, क्या अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दोगी? कावेरी नंदिनी के गले लगकर रोने लगी और बोली, तो हम और क्या करें दीदी? पिताजी को तो आप जानते ही हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, आप यहाँ से चली जाइए और सुमेर जी के साथ नया जीवन व्यतीत कीजिए। कावेरी सुमेर का नाम सुनकर चौंक गई और नंदिनी को हैरानी से देखकर बोली, आपको सुमेर जी के बारे में कैसे पता? नंदिनी ने कावेरी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, आप हमारी छोटी बहन हैं और हम आपको बहन नहीं बेटी की तरह प्यार करते हैं। आपके बारे में हमें सब पता है। इससे पहले कि पिताजी यहाँ आ जाए, आप यहाँ से चली जाइए। कावेरी नंदिनी के गले लगकर रोने लगी। नंदिनी उसे चुप करते हुए बोली, अब आप जल्दी से यहाँ से जाइए, वक्त नहीं है। पिताजी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। आप पीछे के रास्ते से चली जाइए। सुमेर जी आपका पीछे इंतजार कर रहे हैं। कावेरी चौंक कर बोली, क्या वो यहाँ आए हैं? हाँ, अब आप जल्दी जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। आप पीछे के रास्ते से चली जाइए। सुमेर जी आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। कावेरी नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी आप भी हमारे साथ चलिए। नंदिनी उसके साथ जाने से इनकार करते हुए बोली, नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप तो जानती हैं ना पिताजी को, अगर वो हम दोनों में से किसी को नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आप हमें लेकर परेशान मत होइए। रमन जी बहुत अच्छे हैं, हम उनसे मिल चुके हैं और हम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक नज़र देखते ही हम उनसे प्यार कर बैठे। कावेरी नंदिनी की आंखों में झांकते हुए बोली, दीदी क्या आप सच बोल रही हैं? हाँ कावेरी, हम सही बोल रहे हैं। हमने आपसे झूठ बोला है कभी? कावेरी, हम अपनी जिंदगी उनके साथ ही बिताना चाहते हैं। नंदिनी ने कावेरी को दिलासा देते हुए कहा तो कावेरी ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि उसकी दीदी जिन्हें चाहती है उन्हीं से उनकी शादी हो रही है। फिर नंदिनी ने इधर उधर देखा और डरते हुए कावेरी से बोली, अब आप जल्दी जाइए, पिताजी आते ही होंगे। कावेरी वहां से जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों
उसका अपनी दीदी को छोड़कर जाने का मन नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक अजीब सा डर सता रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कावेरी नंदिनी के गले लगकर रोने लगी। नंदिनी उसे चुप कराते हुए बोली, आप रोइए नहीं। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, ये आप जानती है ना। और हम आपको अपने से हमेशा के लिए अलग थोड़े ही भेज रहे हैं। जब सब सही हो जाएगा तो हम आपसे मिलने आएंगे। कावेरी ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी दीदी से विदा लेकर पीछे के रास्ते से महल के बाहर आ गई। वहां सुमेर पहले से ही पेड़ों के पीछे छुपा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी कर रखी थी। कावेरी के आते ही वो पेड़ों के पीछे से बाहर निकला और कावेरी के पास आ गया। कावेरी की आंखों में आंसू थे। सुमेर ने कावेरी के आंसू साफ किए और उसे ना रोने का इशारा करके उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में लाकर बैठा दिया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। वो कावेरी को लेकर एक मंदिर में चला गया। वहां सुमेर के दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शादी की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उन दोनों के आते ही पंडित जी ने उनकी शादी करवा दी। शादी होते ही सुमेर कावेरी को लेकर इंदौर चला गया और कावेरी के साथ वहीं रहने लगा। सुमेर के पिता नहीं थे, लेकिन माता जी थी और एक छोटा भाई वीरेन था। सुमेर ने वीरेन और माँ को भी वहीं बुला लिया। सुमेर की माता जी ने कावेरी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और वो कावेरी को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी। उधर कावेरी को ना पाकर विश्वनाथ जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कावेरी से अपने सभी रिश्ते खत्म कर दिए और कावेरी को अपनी जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया। उन्होंने नंदिनी की शादी रमन से कर दी और तपन को बिना वधू के ही लौटना पड़ा। इस बात से उसके मन में बहुत ईर्ष्या पैदा हो गई। इस बात को कुछ महीने बीत गए। कावेरी सुमेर के साथ खुश थी तो नंदिनी रमन के साथ। दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल में खुश थी। एक दिन नंदिनी रमन के साथ कावेरी से मिलने आई। उनको देखकर कावेरी बहुत खुश हुई। नंदिनी रमन जी के साथ बहुत खुश लग रही थी। देखने से लग रहा था कि रमन जी नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहनें काफी समय बाद मिली थी, इसीलिए दोनों बहनें बहुत खुश थी। नंदिनी उस समय प्रेग्नेंट थी। सब कुछ सही चल रहा था। कावेरी से मिलने के बाद नंदिनी जब अपनी ससुराल वापस आई तो तपन अपने पिताजी रणविजय सिंह राजपूत जी से बहस कर रहा था। नंदिनी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने घबराकर रणविजय सिंह जी से पूछा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? नंदिनी को देखकर तपन आग बबूला हो गया। वो नंदिनी की ओर बढ़ा और गुस्से में उसका गला दबाने लगा। वो नंदिनी का गला ऐसे दबाने लगा जैसे पागल हो गया हो। रमन ने बहुत मुश्किल से नंदिनी को तपन से छुड़वाया। ये सब देखकर रणविजय जी को तपन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। रमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अपने पिताजी का गुस्सा देखकर वो चुप हो गया। बाद में उनको पता चला कि तपन रणविजय जी से इसलिए झगड़ा कर रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जायदाद नंदिनी के नाम कर दी थी और उन्होंने अपने सब जेवरात भी नंदिनी को ही दे दिए थे। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तपन शराबी था। वो जुआ तो खेलता ही था, पर अब वो कोठे पर भी जाने लगा था और काफी पैसा खर्च कर चुका था। रणविजय जी को डर था कि इस तरह तो वो सब कुछ लुटा देगा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सारी जायदाद रमन के नाम की तो तपन चालाकी से रमन को भावुक करके बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम करा लेगा, क्योंकि रमन अपने छोटे भाई तपन से बहुत अधिक प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए उन्होंने सारी जायदाद नंदिनी और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी, क्योंकि उन्हें नंदिनी पर पूरा भरोसा था कि वो तपन को कुछ भी बर्बाद नहीं करने देगी। रणविजय सिंह जी ने ऐसी वसीयत बनवाई थी कि नंदिनी की मां बनने के बाद सारी जायदाद नंदिनी और रमन की पहली संतान के नाम हो जाएगी, परंतु उस बच्चे के 22 साल का होने तक उस जायदाद को कोई ना तो बेच सकता है और ना ही वो जायदाद किसी और के नाम हो सकती है। 22 साल का होने के बाद वो बच्चा उस जायदाद का अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है
और अगर इस बीच बच्चे को कुछ हो जाए तो 22 साल बाद सारी जायदाद नंदिनी के नाम वापस हो जाएगी और नंदिनी इस जायदाद का कुछ भी कर सकते हैं। तपन उस समय तो चला गया, पर वो गुस्से की अग्नि में जल रहा था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा और नंदिनी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। नंदिनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। रमन को अपने पिता की वसीयत याद आई और साथ में याद आई अपने गुरुजी की कही एक भविष्यवाणी। गुरुजी ने कहा था कि नंदिनी के बड़े बच्चे के हाथों तपन की मृत्यु होगी। रमन ये बात सोचकर डर गया। अभी ये बात तपन को मालूम नहीं थी, पर जब तपन को ये बात मालूम होगी तो वो पता नहीं क्या करेगा, और वैसे भी वो जायदाद के लिए कुछ भी कर सकता था। अभी किसी को भी नहीं पता था कि नंदिनी ने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया है। नंदिनी बेहोश थी और दोनों बच्चे साथ ही लेटे हुए थे। रमन ने कुछ सोचा और नर्स को पैसे देकर चुपके से एक मृत बच्चे को लाकर देने को कहा। नर्स ने उनकी बात मानकर उन्हें एक बच्चा लाकर दे दिया। रमन अपने बच्चों के पास गया। दोनों बच्चों की शक्ल एक जैसी लग रही थी। उन्होंने अपने बड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और उसकी जगह उस मर्द बच्चे को रख दिया। रमन ने उस बच्चे को ले जाकर अपनी कॉलेज की दोस्त रागिनी को दे दिया। रागिनी का एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम अक्षत था। अक्षत बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गया। इधर रमन वापस हॉस्पिटल आया तो नंदिनी को अभी भी होश नहीं आया था। रमन ने उस मृत बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने नौकर मंगत राम को देकर दफनाने भेज दिया। मृत बच्चे के जाते ही नंदिनी को भी होश आ गया। रमन नंदिनी के पास आया और नंदिनी को बताया कि हमारा बड़ा बच्चा नहीं बच पाया। नंदिनी ये सुनकर रोने लगी। रमन ने उसे चुप कराया और बच्चे को पालने से उठाकर उसके पास लिटा दिया। नंदिनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद डॉक्टर ने नंदिनी को डिस्चार्ज कर दिया और रमन नंदिनी को लेकर घर आ गया। रमन ने सोचा कि उसने अपने बड़े बच्चे को खतरे से बचा लिया है, क्योंकि जायदाद बड़े बच्चे के नाम होनी थी जो कि लड़का था, पर अब तो सब उसे मृत समझ रहे हैं। तो तपन अब इस बच्चे को कुछ नहीं करेगा क्योंकि एक लड़की है। पर ये रमन की भूल थी, क्योंकि रमन ने ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। हुआ यूं कि नंदिनी ने पहले बेटी को जन्म दिया था, उसके बाद बेटे को। रमन ने जल्दी से अपने बड़े बच्चे के बजाय अपने छोटे बच्चे को भेज दिया था, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी, तो वो पहचान नहीं पाए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। उन्हें अपनी बेटी को दूर भेजना था, जबकि उन्होंने अपने बेटे को दूर भेज दिया था। घर आकर उन्हें इस बात का पता चला तो पहले तो रमन घबरा गया। फिर उसने बात को संभालते हुए सबसे कह दिया कि बेटा बड़ा था और बेटी छोटी। उन्होंने सोचा कि बेटी होने की वजह से शायद तपन कुछ नहीं करेगा, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद रणविजय सिंह जी ने अपने गुरुजी को बच्चे के नामकरण के लिए बुलाया। उनके गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी थे। घर में कुछ भी होता था तो गुरुजी से पूछकर ही होता था। घर में पूजा रखी गई थी और वो पूजा गुरुजी के हाथों ही हुई थी। पूजा के बाद गुरुजी ने बच्ची का नामकरण किया। गुरुजी ने कहा कि आप बच्ची का नाम माँ अक्षर से रख सकते हैं। नंदिनी ने बच्ची का नाम मीरा रख दिया। नंदिनी बच्ची को आशीर्वाद दिलाने गुरुजी के पास गई तो गुरुजी नंदिनी को देखकर बोले, ये बच्ची आपकी किस्मत है। लेकिन नंदिनी ने उत्सुकतावश पूछा, लेकिन क्या गुरुजी? गुरुजी बच्ची को देखकर बोले, लेकिन ये आपकी गोद में नहीं पलेगी बढ़ेगी। फिर वो तपन को देखकर बोले, ये बच्ची तुम्हारा काल है। ये सब सुनकर नंदिनी डर गई और तपन ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगा। उसने नंदिनी की गोद से बच्ची को छीन लिया। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। नंदिनी रोते हुए तपन के सामने अपना आंचल फैलाकर बोली, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दीजिए। अभी वो छोटी सी है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप उसे कुछ मत करना। नंदिनी
उसको अपनी बातों में उलझा रही थी। तभी तपन ने मौका पाकर बच्ची को उससे छुड़ा लिया। ये सब देखकर रणविजय सिंह जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तपन को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ दिन के बाद तपन जेल से बाहर आ गया और बाहर आते ही सीधा अपने पिता के पास आया और आते ही उनका गला दबाने की कोशिश करने लगा। रणविजय जी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर नंदिनी डर गई। नंदिनी रणविजय सिंह जी को बचाने के लिए उनके पास आने लगी, लेकिन उन्होंने उसे वहीं रोक दिया और नंदिनी से बच्ची को लेकर भाग जाने को कहा, क्योंकि तपन पर भूत सवार था और इस समय वो एक राक्षस के जैसे लग रहा था जो कुछ भी कर सकता था। नंदिनी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रणविजय सिंह जी ने उसको अपनी कसम दे दी, क्योंकि उनको अंदाजा लग गया था कि तपन अब किसी को नहीं छोड़ेगा। नंदिनी बच्ची को लेकर अपने एक वफादार नौकर के साथ बाहर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। दूसरी तरफ नंदिनी के जाते ही रमन हवेली आया तो रणविजय सिंह जी के कमरे से आवाज आ रही थी। वो कमरे की तरफ लपका, बट तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में खींच लिया। ये और कोई नहीं, रणविजय सिंह जी के वफादार खजांची जी थे। उन्होंने रमन को बताया कि तपन पर इस समय भूत सवार है। बहू रानी बच्ची को लेकर चली गई है। उसने मालिक को मार डाला। आप भी यहाँ से चले जाइए, वरना वो आपको भी मार डालेगा। अभी वो उनके कमरे का सामान तोड़ रहा है। रमन किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं था, पर खजांची जी ने उन्हें किसी तरह मना लिया और अपने कपड़े रमन को पहना दिए। फिर कुछ वफादार नौकरों के साथ उन्हें हवेली के पीछे के रास्ते से बाहर भेज दिया। रमन के जाने के बाद तमन अपने कमरे से बाहर निकला और उसने कहीं फोन किया और हवेली से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चला गया। नंदिनी बच्ची को लेकर कावेरी के पास पहुंच गई। रात का समय था। किसी ने कावेरी के घर का दरवाजा खटखटाया। सुमेर ने दरवाजा खोला। इस समय नंदिनी को बच्ची के साथ अपने घर के बाहर देखकर सुमेर आश्चर्यचकित हो गया। उसने नंदिनी को जल्दी से घर के अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। नंदिनी को इस समय बच्ची के साथ देखकर कावेरी भी आश्चर्यचकित हो गई। वो दौड़कर नंदिनी के पास आई और नंदिनी की गोद से बच्ची को ले लिया और उसे आराम से बिठाया। सुमेर की माता जी ने नंदिनी को पानी पिलाया और कावेरी ने ऐसे आने का कारण पूछा तो नंदिनी ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर सब डर गए। कावेरी नंदिनी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। उसने नंदिनी को खाना खिलाया और उसे आराम से सुला दिया और बच्ची को दूध पिलाकर अपने कमरे में लिटा दिया। अभी कुछ ही समय हुआ था कि जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी। दरवाजे को जिस तरह से पीटा जा रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है। सुमेर ने ऊपर छत से जाकर छिपकर झांक कर देखा तो नीचे तपन अपने आदमियों के साथ हथियार लिए खड़ा था। वो जल्दी से नीचे आया और कावेरी को सब बताया। नंदिनी भी जाग चुकी थी। कावेरी ने नंदिनी को तपन के बारे में बताया तो नंदिनी घबरा गई। उसने सुमेर और नंदिनी से बच्ची को लेकर भाग जाने को कहा तो कावेरी ने मना कर दिया। फिर नंदिनी कावेरी को अपनी कसम देकर बोली, कावेरी, अगर तपन अंदर आ गया तो हमारी बच्ची को मार डालेगा। आप इसे लेकर यहाँ से चली जाइए। हमारी बच्ची को बचा लीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। कावेरी बोली, दीदी आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। नंदिनी कावेरी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, ये बहस करने का समय नहीं है। तपन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि सारी जायदाद अभी हमारे नाम पर है, पर गुरु जी की भविष्यवाणी की वजह से वो हमारी बच्ची को मार डालेगा। हम अपना एक बच्चा खो चुके हैं, अब अपने दूसरे बच्चे को खोने की हिम्मत हम में नहीं है। अगर हम भी आपके साथ चले गए तो वो हमारा पीछा करता रहेगा, और अगर हम यहीं रुक गए तो वो आप सबके पीछे नहीं आएगा। आप हमारी बात मान लीजिए और यहाँ से चली जाइए। नंदिनी के कहने पर कावेरी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। सुमेर ने अपने भाई और माँ को साथ चलने के लिए कहा तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सुमेर पीछे के रास्ते से अपनी माँ वीरेन, कावेरी और बच्ची के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया।
नंदिनी ने भरी आंखों से उनको जाते हुए देखा और पीछे का गेट बंद करके अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई तो दरवाजा तोड़ने की तेज तेज आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर में तपन के आदमियों ने दरवाजा तोड़ दिया और वो अंदर आ गए। नंदिनी को देखकर वो नंदिनी के पास आया और गुस्से में बोला, बच्ची कहाँ है? नंदिनी कुछ नहीं बोली। उसके आदमियों ने सारा घर छान मारा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तपन के आदमियों ने बताया कि वो लोग पीछे के रास्ते से भाग गए हैं। तपन ने अपने आदमियों से कहा, जाएंगे कहाँ? सब मेरे हाथों ही मरेंगे। ले चलो इसे, ये मिल गई तो इसकी बच्ची भी मिल जाएगी। तपन के आदमी नंदिनी को पकड़कर बाहर लाए और गाड़ी में बैठा दिया। तपन भी गाड़ी में आकर बैठ गया और सब गाड़ियां वहां से निकल गई। जैसे ही तपन निकला रमन वहां पहुंच गया। रमन की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, जिस वजह से वो जल्दी नहीं पहुंच पाया। रमन ने वहां आकर देखा तो गेट टूटा हुआ था, पूरा घर खाली था, वहां कोई नहीं था। ये सब देखकर रमन समझ गया कि नंदिनी यहाँ आई थी और तपन उसके पीछे यहाँ आया होगा और वो सब यहाँ से भाग गए होंगे। पर रमन ये भी सोच रहा था कि कहीं तपन सबको पकड़कर तो अपने साथ नहीं ले गया। दोनों ही तरह के विचार उसके मन को विचलित कर रहे थे। रमन वहां से लौट गया और छुपते छुपाते अपनी दोस्त रागिनी के घर पहुंचा तो पता चला कि रागिनी अपने पति के साथ लंदन चली गई है। अब रमन बहुत परेशान हो गया। उसने अपने घर फोन किया तो इत्तेफाक से खजांची जी उस समय फोन के पास खड़े हुए थे और तपन घर पर नहीं था। उन्होंने फोन उठाया तो रमन ने उनसे नंदिनी के बारे में पूछा तो खजांची जी ने रमन से कहा कि वो रात में चुपके से उनसे मिलने आएंगे। रमन खजांची जी का इंतजार करने लगा। रात के समय तेज जंगे पर खजांची जी चुपके से उससे मिलने आए। उन्होंने रमन से बताया कि उन्होंने रणविजय सिंह जी का अंतिम संस्कार कर दिया है। आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि तपन ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। अब हवेली में बस उसके ही आदमी हैं। नंदिनी के बारे में पूछने पर खजांची जी ने उन्हें बताया कि तपन बहू रानी को तो ले आया है पर बच्ची उसे नहीं मिल पाई है। रमन ने कहा कि वो नंदिनी को उसके कब्जे से छुड़ा कर रहेगा। तो खजांची जी बोले कि उसने बहू रानी को कहाँ रखा है ये कोई नहीं जानता। अभी आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए और सही वक्त आने पर आप बहू रानी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाइएगा। अभी आप बच्ची को ढूंढिए। आपको याद है ना गुरुजी की भविष्यवाणी, वो बच्ची ही तपन का काल है। खजांची जी के बहुत समझाने पर रमन उनकी बात मान गया। फिर रमन ने उन्हें एक चाबी दी। वो चाबी एक खुफिया तिजोरी की थी जो रमन के कमरे में थी। रमन ने खजांची जी से हवेली से अपने कुछ कागजात, रुपये, गहने, बैंक अकाउंट की पासबुक, पासपोर्ट और भी अन्य बहुत जरूरी सामान जो उन्होंने अपने कमरे की खुफिया तिजोरी में रखा हुआ था मंगवा लिया और वहां से चला गया। रमन ने कावेरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कावेरी का कोई पता नहीं लग पाया। फिर उसे रागिनी का लंदन का पता मिल गया तो वो अपने बेटे से मिलने के लिए लंदन चला गया। लंदन पहुंचकर रमन ने जब अपने बेटे को गोद में लिया तो वो भावुक हो गया। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। लंदन जाकर रमन को पता चला कि रागिनी को कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। रमन रागिनी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। रमन ने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ महीने बाद रागिनी की मृत्यु हो गई और रागिनी का पति रागिनी के जाने के गम को भुलाने के लिए शराब में डूब गया और एक दिन शराब के नशे में उसकी मृत्यु हो गई। अब रमन के ऊपर अक्षत की जिम्मेदारी आ गई क्योंकि अब रमन के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रागिनी अनाथ थी और उसका पति इकलौता था और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। रमन ने अपने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर रणविजय सिंह रख दिया। रणविजय अभी बहुत छोटा था। रमन उसे और अक्षत को अकेला छोड़कर या अपने साथ लेकर कावेरी की तलाश में नहीं जा सकता था। रणविजय की सेफ्टी के लिए उसने अभी लंदन में रहना ही उचित समझा और कावेरी की तलाश में अपने आदमी लगा दिए और खजांची जी से भी नंदिनी की खैर खबर लेता रहा। तपन ने नंदिनी को पता नहीं कहाँ छुपा दिया था और उसके आदमी भी कावेरी की तलाश कर रहे थे। इधर सुमेर, कावेरी, बच्ची, माँ और अपने भाई के साथ ऋषिकेश आ गया
और यहीं पर उसने एक घर ले लिया। समय गुजरा और मीरा 2 साल की हो गई। एक दिन कावेरी और सुमेर कहीं जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सुमेर और कावेरी की मृत्यु ने वीरेन और उनकी मां को बहुत तोड़ दिया, पर नन्ही सी मीरा के लिए उन दोनों ने खुद को संभाल लिया। मीरा 2 साल से उनके साथ उनकी गोद में खेल कर ही पल बढ़ रही थी। वीरेन और माँ को मीरा से बहुत लगाव हो गया था। वो थी भी बहुत प्यारी, जो देखता बस देखता रह जाता और प्यार किए बिना ना रह पाता। मीरा नंदिनी की अमानत थी। कावेरी और सुमेर ने नंदिनी को उसकी हिफाजत करने का वचन दिया था। वीरेन ने सोच लिया था कि वो अपने भाई भाभी के वचन को हर हाल में निभाएगा। उसने नंदिनी को पालने की और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली। वीरेन की माँ विद्या देवी जी ने भी वीरेन का सहयोग किया और उसे अपनी पोती की तरह पालने लगी। वक्त अपनी चाल चलता रहा और देखते देखते 18 साल बीत गए। इस बीच रमन जी, कावेरी और अपनी बच्ची की तलाश में बहुत बार भारत आए, पर कोई हल नहीं मिला। वो कभी भी अक्षत और रणविजय को लेकर भारत नहीं आए थे। वो उनको लंदन में अपने भरोसेमंद सर्वेंट्स के सहारे छोड़कर आते थे। और रमन जी ने नंदिनी का पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं लगा, क्योंकि तपन अपना हर काम बहुत सीक्रेट तरीके से करता था। खजांची जी भी कोई पता नहीं लगा पाए। इधर तपन भी कावेरी, सुमेर और बच्ची को ढूंढता रहा, पर कावेरी और सुमेर तो किसी को तब मिलते जब वो जिंदा होते, और वीरेन को कोई पहचानता नहीं था। और रही बात मीरा की, तो वो छोटी सी बच्ची अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, तीखे नैन नक्श, काली बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत गुलाबी होंठ वाली मीरा राजपूत परियों के जैसे खूबसूरत थी, जिसे कोई एक नजर देख ले तो नजर हटाना मुश्किल हो जाए। मीरा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत होनहार भी थी। केवल 16 साल की उम्र में उसे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। उसका एमबीबीएस पूरा होने वाला था और अब आगे उसे इंटर्नशिप करनी थी। मीरा के डॉक्टर बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब से उसे पता चला था कि वीरेन चाचू डॉक्टर बनना चाहते थे, पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, तब से मीरा के ऊपर डॉक्टर बनने की धुन सवार हो गई थी। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की और उसका सिलेक्शन हो गया। विद्या देवी जी और वीरेन की तो जान बसती है मीरा में, और दोनों ही मीरा से बहुत प्यार करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि कावेरी और सुमेर के जाने के बाद तो मीरा ही उन दोनों के जीने का सहारा बन गई थी। मीरा के कारण ही वो उस दुख से बाहर निकल पाए। मीरा का इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल लाइफलाइन में हो गया, जो कि काफी खुशी की बात थी। पर वीरेन जी और विद्या जी उसे दिल्ली अकेले नहीं भेजना चाहते थे, पर मीरा की जिद के आगे उन दोनों को हाँ कहनी पड़ी। वो इस बात से उदास हो गई कि मीरा अब ऋषिकेश छोड़कर दिल्ली चली जाएगी। वीरेन और विद्या देवी जी मीरा को अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, इसीलिए उसका दिल्ली अकेले जाना वीरेन और विद्या देवी जी के दिल को बेचैन कर रहा था। पर अब वो बड़ी हो चुकी थी और एक डॉक्टर बनने वाली थी। ऐसे में अब अगर वो उस पर ज्यादा पाबंदी लगाएंगे तो मीरा को शक हो जाएगा, क्योंकि मीरा कौन है, उसका अतीत क्या है, ये अब तक उन्होंने मीरा को नहीं बताया था। एक दिन मीरा ने डरते हुए वीरेन से पूछा, चाचू, मैं दिल्ली जाने से पहले मीनल के साथ केदारनाथ जाना चाहती हूँ। वीरेन ने मीरा के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत आस से वीरेन जी की तरफ देख रही थी। वीरेन जी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसकी तरफ देखकर संक्षिप्त सा उत्तर दिया, ठीक है, चली जाइए। उनका जवाब सुनकर मीरा खुशी से उनके गले लग गई। थैंक यू चाचू, वीरेन मुस्कुराकर बोले। आपको क्या लगा मैं आपको जाने से रोकूंगा? नहीं, मुझे बस आपकी चिंता रहती है। जाने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि वहां आप अपनी पहचान किसी को नहीं बताएंगी। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, यह आप किसी को नहीं बताएंगी और अपना पूरा ख्याल रखेंगी, तो ही मैं आपको जाने दूंगा। जिस भोलेनाथ ने हमसे हमारे अपने छीने थे, उन्होंने ही हमें एक दूसरे के सहारे जीवित भी छोड़ा। माना थोड़ा नाराज हूं उनसे अभी मैं, पर मानता अभी भी उन्हें ही हूं मैं। कब जाना है? वीरेन जी ने पूछा। 10 दिन बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, इसीलिए कुछ शॉपिंग भी करनी है।
तो अगर मैं 4 दिन बाद यानी संडे को केदारनाथ के लिए निकलूं तो उससे पहले मेरी शॉपिंग पैकिंग सब हो जाएगी। 2 दिन केदारनाथ में लग जाएंगे, वहां से आने के बाद सीधे दिल्ली। मीरा ने अपनी सारी प्लानिंग वीरेन जी को सुना दी। ये सब सुनकर वीरेन जी मुस्कुरा दिए। उनकी बातें सुनकर विद्या देवी जी किचन से आते हुए बोली, तो सारी प्लानिंग मेरी बेटी ने पहले ही बना रखी है। मीरा उठकर विद्या देवी जी के पास आई और उन्हें साइड से हक करते हुए प्यार से बोली, दादी माँ, मेरा बड़ा मन था कि केदारनाथ घूम कर आऊं। अगर आप साथ चलना चाहें तो आप भी चल सकती हैं। मीरा की बात सुनकर विद्या देवी जी झूठ मूठ कर नाराज होते हुए बोली, अच्छा, तुम दोनों ने पूरी प्लानिंग पहले ही बना ली है, तो अब मेरा क्या काम? मुझ बूढ़ी को तुम दोनों अपने साथ क्यों ले जाने लगी? मीरा विद्या देवी जी की बात सुनकर अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी दादी माँ, गलती हो गई, आप भी हमारे साथ चलिए। विद्या देवी जी मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम दोनों ही घूम कर आओ, पर अपना ध्यान रखना, दोनों अच्छे से जाना। मीरा खुश होकर विद्या देवी जी के गले लग गई। उसको खुश देखकर विद्या देवी जी और वीरेन जी भी खुश हो गए। फिर मीरा ने अपनी बचपन की सहेली मिनल को कॉल किया और उसे बता दिया कि दादी माँ और चाचू उनके केदारनाथ के टूर के लिए मान गए हैं। फिर उन दोनों ने शॉपिंग से लेकर केदारनाथ तक की प्लानिंग कर ली, क्योंकि दिल्ली तो मीरा को अकेले ही जाना था। 4 दिन बाद मीरा और मीनल केदारनाथ पहुंच चुके थे। वहां आकर वो दोनों बहुत खुश थी। दोनों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। जब वो दोनों दर्शन करने जा रही थी तो मीरा किसी से टकरा गई। वो संभलते हुए उस इंसान को सॉरी बोलने के लिए मुड़ी, पर तब तक वो आगे बढ़ चुका था। मीरा ने जाते हुए उस इंसान को पीछे से देखा। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, इसके अलावा वो कुछ और नहीं देख पाई। फिर उसने उसकी तरफ से ध्यान हटाया और मीनल के साथ आगे बढ़ गई। मीरा और मीनल ने मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन किए। मीरा भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और मन ही मन भोलेनाथ से अपनी सारी इच्छाएं बता रही थी। हे भोलेनाथ, मैं दिल्ली जा रही हूँ इंटर्नशिप के लिए। आप तो जानते हैं ना कि माँ पापा के जाने के बाद दादी माँ और चाचू ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चाचू का सपना पूरा करना चाहती हूँ। आप मेरी हेल्प करना, मुझे दिल्ली में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अपनी इंटर्नशिप अच्छे से कर पाऊँ, ताकि चाचू का सपना पूरा हो जाए। मेरे लिए मेरी दादी माँ और चाचू ही सब कुछ हैं। आप मेरे दिल्ली जाने के बाद दोनों का ध्यान रखिएगा। आप तो अंतर्यामी हैं, किसको क्या चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए जो भी अच्छा हो आप मेरे लिए वही कीजिएगा। प्रार्थना करके जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अपने से कुछ दूरी पर आगे उसने उसी व्हाइट शर्ट वाले इंसान को देखा, पर उसका चेहरा वो अभी भी नहीं देख पाई। उसका ध्यान अनायास ही उस ओर चला गया, पर तभी मिलन ने उसे आवाज लगाई, चल मीरा। मीनल की आवाज सुनकर मीरा मीनल की ओर मुड़ी और सहमति में सिर हिलाकर चलने को ही, पर उसने एक बार फिर उस ओर देखा, पर अब वो व्हाइट शर्ट वाला नहीं था। मीरा अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं कौन था। उसे देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मीनल ने मीरा को रुके देखा तो वो फिर से बोली, चल ना, क्या सोच रही है? मीरा ने उस व्हाइट शर्ट वाले के ख्याल को झटकते हुए कहा, कुछ नहीं, चल चलते हैं। दर्शन के बाद मीरा और मीनल घूमने के लिए थोड़ा और आगे चली गई। पहाड़, बर्फ, नदी, खूबसूरत वादियां सब देखकर दोनों बहुत खुश थी। घूमते घूमते दोनों को काफी आनंद आ रहा था। काफी देर घूमने के बाद दोनों नदी के पास एक पत्थर पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद मीरा मीनल को देखकर बोली, मीनल। मीरा फिर से खामोश हो गई तो मीनल बोली, अब बोलेगी भी? मीरा उसे देखकर बोली, वो मुझे इंटर्नशिप के लिए दिल्ली जाना है। मीनल उसकी बात सुनकर अचंभित होकर बोली, क्या? कब? मीरा ने जवाब दिया, यहाँ से जाते ही। मीनल गुस्सा करते हुए बोली, और तू मुझे अब बता रही है? मीरा बोली, सॉरी यार, पर सब बहुत जल्दी हुआ, सोचा तुझे यही बता दूंगी। मीनल ने आंख दिखाते हुए पूछा, अच्छा, तो ये शॉपिंग वहीं के लिए की जा रही थी? मीरा बोली, हाँ, वहीं जाने के लिए की है शॉपिंग। मीनल उसे घूरते हुए बोली, तो तभी बता देती। मीरा बोली, पर नहीं बता पाई।
पर अब तो बता रही हूँ। मीनल उदास होते हुए बोली, यार मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, तो आ जाना दिल्ली, अब दिल्ली दूर कहाँ है। मीनल उसे हक करते हुए बोली, अच्छा चल कोई नहीं, मैं खुश हूँ तेरे लिए। मिनल और मीरा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। फिर मिनल चुपचाप बैठ गई तो मीरा ने नदी का पानी हाथ में लेकर मिनल की ओर फेंका और बोली, नाराज है। मीनल मुंह बनाकर बोली, नहीं, बस सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरी शादी होने वाली होगी तुझे उसी दिन बताऊंगी और यही पूछूंगी, नाराज है। ये कहकर मीनल ने भी नदी का ठंडा पानी लेकर मीरा के मुंह पर मार दिया और वहां से भागने लगी। मीरा गुस्से में बोली, मीनल की बच्चे रुक तो, तुझे अभी बताती हूँ। मीरा उठकर मीनल के पीछे भागी। मीनल नदी की घाट की ओर भागने लगी। दोनों वहां पड़े एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदती हुई भाग रही थी। दोनों की हंसी केदारनाथ की हवाओं में घुल रही थी। मीनल आगे भाग रही थी और मीरा उसके पीछे। अचानक मीरा का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। भागती हुई मीनल को मीरा की चीख सुनाई दी। मीनल जल्दी से पीछे पलटी। उसने देखा कि मीरा नदी में गिर गई है। नदी की धार थोड़ी तेज थी और वो नदी आगे जाकर नीचे की ओर गिरती थी। मीरा को थोड़ा बहुत तैरना आता था, पर वो बहुत अच्छी तैराक नहीं थी और वो अचानक से हुए इस हादसे के लिए तैयार भी नहीं थी। मीरा को उस नदी में अचानक कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके माँ पापा उसे पुकार रहे हैं। उसे अजीब सी आवाजें आने लगी जिससे वो पैनिक सी हो गई। पैनिक होने के कारण वो डूबने लगी। उसे डूबते देखकर मीनल घबरा गई। वो मीरा की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी 3-4 लोग मीरा को बचाने के लिए नदी में कूदे। नदी का बहाव मीरा को लेकर नीचे गिरने ही वाला था कि मीरा का हाथ किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। वो मीरा के साथ नीचे गिरने को हुआ। ये देखकर मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सबने देखा कि वो दोनों एक पेड़ की डाल के सहारे लटके हुए थे। उस लड़के का हाथ मीरा ने अपनी कमर पर महसूस किया। वो डर और ठंड के कारण अपनी आंखों को बंद किए चुपचाप उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसके दूसरे साथियों ने उसकी ओर रस्सी फेंकी। वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे बहुत ही मुश्किल से ऊपर आया। उसने मीरा के चेहरे को देखा। उसकी आंखें बंद थी। उस लड़के ने उसे नदी किनारे लेटा दिया। मीरा की आंखें डर के मारे अभी भी बंद थी। मीरा को लेटाकर उस लड़के ने मीरा की नब्ज चेक की। सब ठीक था, बस छोटी मोटी खरोंचें आई थी। मीरा को ठीक देखकर वो वहां से चला गया। मीरा ने मीनल की आवाज सुनकर आंखें खोली। मीनल ने उसे गले से लगा लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी मीरा, आज मेरी वजह से तू मुसीबत में पड़ गई, सॉरी यार, कहते हुए उसने मीरा को गले से लगा लिया। पर मीरा का ध्यान इस बार उस शख्स पर था जिसने अभी अभी उसे बचाया था, पर वो उसके चेहरे तक नहीं देख पाई थी। देखा तो वही व्हाइट शर्ट, पर इस बार उसने व्हाइट शर्ट के साथ उसके गले में रुद्राक्ष की माला भी देखी थी। वो मीरा को बचाकर चला गया। मीरा उसे खुद को बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों वो उसे रोक नहीं पाई। लेकिन पीछे से उसे जाता हुआ देखकर मीरा के होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई। मीरा और मीनल एक दिन बाद ऋषिकेश वापस लौट आई। मीरा दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गई। वीरेंद्र जी मीरा के कमरे में आए तो मीरा अपनी पैकिंग कर रही थी। वीरेंद्र जी ने फिक्र करते हुए मीरा से पूछा, मीरा, आपने दिल्ली में रहने का इंतजाम किया है क्या? मीरा ने बेफिक्र अंदाज में कहा, नहीं चाचू, वहां जाकर कोई पीजी या हॉस्टल देख लूंगी। मीरा को बेफिक्र अंदाज में बोलते देखकर वीरेंद्र जी बोले, कोई जरूरत नहीं है किसी पीजी में रहने की। आप वहां मेरे एक दोस्त के घर पर रहने वाली हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी फैमिली भी मेडिकल बैकग्राउंड से है। आपको वहां कोई परेशानी नहीं होगी। मीरा कुछ सोचकर बोली, पर चाचू, अगर मुझे वहां अच्छा ना लगा तो? मेरा मतलब है मेरा मन वहां नहीं लगा तो? वीरेंद्र जी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां जाकर आपको बिल्कुल भी अजनबी जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत खुश मिजाज लोग हैं। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। वीरेंद्र जी की बात सुनकर मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। विद्या जी भी कमरे में आ गई और पैकिंग करने में
मीरा की मदद करने लगी। वो भी मीरा के जाने से उदास थी, पर मीरा के सामने ऐसे दिखा रही थी कि वो खुश है। वीरेन जी थोड़ी देर तक मीरा से बात करते रहे, फिर वो अपने कमरे में आ गए। उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आखिर 20 साल से मीरा के साथ जो रह रहे थे। मीरा के पिता भले ही रमन जी हों, पर एक पिता की सारी जिम्मेदारी आज तक वही तो उठाते रहे, और ये सब वो दिल से करते थे और दिल से अपने आप को मीरा का पिता ही मानते थे। अगले दिन मीरा सुबह जल्दी उठकर दिल्ली जाने के लिए तैयार होने लगी। विद्या देवी जी किचन में उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बना रही थी। नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद विद्या जी मीरा के कमरे में गई तो मीरा तैयार हो चुकी थी। विद्या जी की आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मीरा से बोली, तैयार हो गई मेरी बच्ची? मीरा विद्या देवी जी को देखकर बोली, जी दादी माँ। बेटा मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, चल आजा नहीं तो ठंडा हो जाएगा। विद्या जी ने बड़े प्यार से कहा तो मीरा बोली, जी दादी माँ चलिए, और उनके साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। नाश्ता करके मीरा उठकर विद्या जी के पास आई और बोली, दादी माँ आपके हाथों में जादू है, मैं आपको और आपके हाथों से बने खाने को बहुत मिस करूंगी। विद्या जी ने उसे गले से लगाया और भीगी आंखों से बोली, मैं भी अपनी बच्ची को बहुत मिस करूंगी। वहां अपना ध्यान रखना और इधर उधर मत जाना, बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, और कोई भी बात हो तो फोन कर लेना, तेरे चाचू फौरन वहां आ जाएंगे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर आप यहाँ अपना और चाचू का ख्याल रखिएगा। समय से अपने घुटनों का चेकअप कराते रहना, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं सब कुछ छोड़कर फटाफट यहाँ आ जाऊंगी। विद्या जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तभी बाहर से चाचू अंदर आते हुए बोले, बेटा आप तैयार है ना? जल्दी कीजिए वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। मीरा वीरेन जी की तरफ देखकर बोली, मैं तैयार हूँ चाचू। तभी मीनल भी आ गई। मीनल को देखकर वीरेन जी बोले, बिल्कुल सही समय पर आई हूँ बेटा, हम निकलने ही वाले थे। मीरा बोली, रहने देती मीनल, क्यों परेशान हो रही है? मुझे चाचू जा रहे थे ना छोड़ने। मीनल मुंह बनाते हुए बोली, देखा दादी माँ अभी से बदल रही है, वहां जाकर तो हमें भूल ही जाएगी। मीरा घूरते हुए बोली, मीनल की बच्ची तूने मुझसे मार खानी है तो वैसे ही बोल दे, क्यों ये फालतू की बातें बना रही है? मेरी जान तो जा सकती है, पर आप सबको भूल जाऊं ये कभी हो ही नहीं सकता। मीरा की बात सुनकर सब इमोशनल हो गए और माहौल बहुत गमगीन सा हो गया। तो मीनल माहौल को नॉर्मल करने के लिए कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, चल अब ज्यादा बातें मत कर, चल अब देर हो रही है, जल्दी जा। विद्या जी खाने का एक बॉक्स मीरा को देते हुए बोली, बेटा ये रास्ते के लिए मैंने कुछ खाना पैक कर दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। मीरा ने दादी माँ के पाँव छुए तो दादी माँ ने उसे फिर से गले से लगा लिया। इतने में वीरेन जी ने मीरा का सामान गाड़ी में रख दिया। मीरा दादी माँ से विदा लेकर गाड़ी में आकर बैठ गई। मीनल मीरा से पहले ही आकर बैठ गई थी। उनके बैठते ही वीरेन जी ने गाड़ी स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन की ओर निकल गए। विद्या देवी जी गाड़ी को नम आंखों से तब तक देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल ना हो गई। फिर वो अपने आंसू साफ करके अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मीरा के जाने से कुछ पल में ही घर में वीरानी सी छा गई थी। विद्या जी सोफे पर बैठे बैठे ही अतीत की यादों में खो गई। कल किसी बात लगती है जब नंदिनी मीरा को कावेरी की गोद में डाल गई थी। कावेरी और सुमेर तो चले गए, पर वो छोटी सी बच्ची कब हमारी दुनिया बन गई हमें पता ही नहीं चला। और अब वो इतनी बड़ी हो गई कि वीरेन के सपने को पूरा करने निकल पड़ी है। हे भगवान, मेरी बच्ची की हर कदम पर रक्षा करना, वहां उसका अतीत उसके सामने ना आए, क्योंकि पता नहीं अपना अतीत सामने आने पर वो कैसा रिएक्ट करेगी। भगवान उसे किसी भी परेशानी में मत डालना, क्योंकि वहां उसे परेशानी से बचाने के लिए हम नहीं होंगे, आप ही वहां उसकी रक्षा करेंगे भगवान। विद्या जी भगवान से मीरा के लिए अनगिनत प्रार्थनाएं करती रहीं। वीरेन जी मीरा और मीनल को लेकर स्टेशन पहुंच गए। मीरा में विद्या जी, वीरेन जी और मीनल तीनों की ही जान बसती है। बड़े भारी मन से वीरेन जी और मीनल दोनों मीरा को विदा करने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों को रोता देखकर मीरा की भी आंखें भर आई। मीरा अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या हो रहा है ये?
अब इतना इमोशनल मत करो आप दोनों तो ऐसे रो रहे हो जैसे आज मेरी शादी के बाद विदाई हो रही हो। मीरा ने ऐसा मुंह बनाकर कहा था कि उन दोनों की हंसी छूट गई। उन दोनों ने बारी बारी से मीरा को प्यार से गले लगाया और बहुत सारी हिदायतों के साथ उसे दिल्ली के लिए रवाना किया। वो ट्रेन से दिल्ली के लिए अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए निकल गई। दिल्ली पहुंचने के बाद मीरा ने वीरेन जी को फोन किया। चाचू, मैं दिल्ली पहुंच गई। मुझे रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं टैक्सी लेकर आपके दोस्त के घर के लिए निकलूंगी, पर आपने तो एड्रेस सेंड ही नहीं किया। तो एड्रेस सेंड कर दीजिए, मीरा ने चहकते हुए कहा। उसकी चहकती हुई आवाज सुनकर वीरेन जी का जो चेहरा मीरा के जाने से मुरझा गया था वापस से खिल गया। उसके कुशल मंगल पहुंच जाने पर उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। फिर वो मीरा की बात का जवाब देते हुए बोले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके यहाँ से कोई आपको लेने आएगा। मैंने उन्हें आपका नंबर दे दिया है, वो आपको कॉल कर लेंगे। तभी मीरा के फोन पर किसी की कॉल आने लगी तो मीरा वीरेन से बोली, चाचू, किसी अननोन नंबर का कॉल वेटिंग पर है। शायद उन्हीं में से कोई कॉल कर रहा होगा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर उसने वीरेन जी का कॉल रख दिया और उस दूसरे नंबर का कॉल उठा लिया। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मेरी बात मीरा से हो रही है? मीरा ने जवाब दिया, हाँ जी, मैं मीरा बोल रही हूँ। मैं अरिजीत आपको लेने आया था। आप कहाँ हैं? मैं ये स्टेशन के एग्जिट गेट के पास हूँ, मीरा ने जवाब दिया। ओके, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। ये कहकर दूसरी तरफ से फोन कट गया। कुछ देर रुकने के बाद भी मीरा को कोई लेने नहीं आया। मीरा अरिजीत का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अपने से कुछ दूर पर कुछ हंगामे की आवाज सुनाई दी। एक आंटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, ये लफंगे लड़के किसी भी लड़की से बात करने का पैंतरा अपना लेते हैं। फिर एक मोटी सी लड़की चिल्लाते हुए बोली, ये नाम पूछने का ट्रिक बहुत पुराना है मिस्टर। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हें अपना असली नाम बता दूंगी। एक लड़का जो काफी हैंडसम था उसके पास खड़े होकर उन्हें सफाई देने की कोशिश कर रहा था, पर उस बेचारे की कोई सुन ही नहीं रहा था। पर मैं तो तभी वहां भीड़ भरने लगी। क्या हुआ बहन जी? एक अंकल ने पूछा। क्या होगा भाई साहब, आजकल तो जमाना ही ठीक नहीं है। इस लड़के ने दिन दहाड़े मेरी फूल सी बच्ची को छेड़ा है। ये सुनकर लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो उस औरत को घूरते हुए बोला, लाइक सीरियसली, छेड़ा है? छेड़ा है का क्या मतलब है? मैंने तो सिर्फ नाम पूछा था। औरत उसको खा जाने वाले अंदाज में आंखें दिखाते हुए बोली, देखा देखा आप सबने, मेरी फूल सी बच्ची खूबसूरत है तो क्या आप सीधे नाम पूछने चले आओगे? कोई शर्म लिहाज है भी कि नहीं? लड़का उसकी बात सुनकर उस मोटी लड़की को अजीब तरह से देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अरे मैं तो वो पर वो औरत उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरा को उस बेचारी लड़की की हालत देखकर हंसी आ गई, पर उसे उसके लिए दुख भी हो रहा था। वो समझ गई थी कि यह जरूर कोई गलतफहमी का मामला है, पर वो कर ही क्या सकती थी। वो जाने के लिए जैसे ही पलटी तभी उसे जो सुनाई दिया वो सुनकर उसकी आंखें फैल गई। वो लड़का कह रहा था, देखिए, मैं यहाँ किसी को लेने आया था, पर मैंने उसे कभी देखा नहीं है और उसने बताया कि वो एग्जिट गेट के पास ही है, तो मुझे लगा वो ये है। तो बस मैंने कंफर्म करने के लिए इनसे इनका नाम पूछ लिया। दैट्स इट, इट्स नॉट ए बिग डील। और हम तुम्हारी कहानी पर यकीन कैसे कर लें? एक अंकल ने रौबदार आवाज में पूछा। तभी किसी ने भीड़ के पीछे से कहा, अरिजीत। वो आवाज मीरा की थी। वो पीछे से आगे आई और बोली, आर यू अरिजीत? यस, अरिजीत ने कहा। मीरा उसे देखकर मुस्कुरा दी। अरिजीत ने उसकी ओर देखा तो वो एक खूबसूरत सी लड़की थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मीरा राजपूत? अरिजीत ने मीरा को पॉइंट करते हुए पूछा तो मीरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अरिजीत एक लंबी सांस लेकर बोला, भगवान का शुक्र है। देखिए, आप सब अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं इन्हें लेने ही आया था। इट्स जस्ट ए कंफ्यूजन, इट्स माई मिस्टेक कि मैंने इनकी फूल सी बच्ची से इनका नाम पूछ लिया। अरिजीत की बात सुनकर वो औरत मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन तुमने मेरी फूल सी बच्ची। अरिजीत उस औरत की बात से चिढ़कर उसे बीच में रोकते हुए बोला, स्टॉप स्टॉप सेइंग टू फूल सी बच्ची एंड ऑल। भीड़ जो वहां इकट्ठी हो गई थी वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। बात सुनकर भीड़ में से कई लोग बोले,
छोटी छोटी बातों का तमाशा बना देते हैं। एक गलतफहमी का इतना बड़ा तमाशा बनाकर रख दिया। ये कहते हुए भीड़ वहां से छट गई। अरिजीत अपने सीने पर हाथ रखकर मीरा से बोला, थैंक गॉड कि आप टाइम पर आ गई, नहीं तो इन आंटी और इनकी फूल सी बच्ची ने तो मुझे अब पिटवा ही देना था। मीरा अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए आपके फोन काटने के बाद मैं पानी लेने चली गई थी, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अगर मैं नहीं चाहती तो आप उस आंटी की फूल सी बच्ची से नाम नहीं पूछते और ना ही ये कंफ्यूजन होता। फूल सी बच्ची पर मीरा ने काफी जोर डालकर कहा था, जिसे सुनते ही मीरा और अरिजीत दोनों हंस दिए। फिर दोनों आगे बढ़ गए। अरिजीत ने मीरा से सामान ले लिया और उसके साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया और रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में रुकी। एक बच्चा फूल बेच रहा था, जिसे देखते ही मीरा और अरिजीत ने एक दूसरे को देखा और साथ में कहा, फूल सी बच्ची, और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। स्टेशन वाली बात सोच सोच कर मीरा और अरिजीत हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे। अरिजीत हंसते हुए बोला, मीरा, मुझे हम दोनों की पहली मुलाकात लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। मीरा ने भी हंसते हुए कहा, मुझे भी अरिजीत जी। अरिजीत मुंह बनाते हुए बोला, जी, हु इज दिस गाय? प्लीज डोंट कॉल मी जी एंड ऑल, बुढ़ापे वाली फीलिंग आती है। प्लीज कॉल मी अरिजीत, वरना मैं भी आपको मीरा जी कहूंगा। फिर अरिजीत नाटक करते हुए बोला, ओ, शायद तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि हमारा ऑफिशियल इंट्रो नहीं हुआ है। तो हाय, आई एम अरिजीत ठाकुर। अरिजीत ने गले को साफ करने के बाद मीरा के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। मीरा भी मुस्कुराई और उसने भी अपने गले को साफ करते हुए कहा, हाय, दिस इज डॉक्टर मीरा राजपूत, नॉन ऑफिशियली। अरिजीत कंफ्यूज होकर बोला, नॉन ऑफिशियली मतलब? वो अभी इंटर्नशिप जो करना है वो हुई नहीं है ना? मीरा ने नाटक में मुंह लटकाते हुए कहा, जिसे देखकर अरिजीत को हंसी आ गई। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान ही मीरा और अरिजीत की दोस्ती हो गई। वो दोनों अब अरिजीत के घर पहुंच चुके थे। मीरा ने गेट के बाहर नाम पढ़ा, दुर्गा मेंशन। उसकी आवाज सुनकर अरिजीत ने कहा, दुर्गा ठाकुर मेरी दादी माँ, उन्हीं के नाम पर ये दुर्गा मेंशन है। ओह अच्छा, मीरा ने सुनकर प्रतिक्रिया दी। पर जैसे ही दुर्गा मेंशन का गेट खुला, मीरा की आंखें विश्वास से फैल गई। आगे क्या होगा? मीरा की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है? कौन है वो जो मीरा की जिंदगी में तूफान ला देगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।